नमस्ते। ददरा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं पशुपत यादव आप सभी का अपनी ऑनलाइन कक्षा में फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी व्याकरण में हमारा अध्ययन कार्य संधि प्रकरण पर चल रहा है। इसकी पूर्व की कक्षाओं में हम लोग संधि की अवधारणा के विषय में एक चर्चा कर चुके हैं। भारत की कोई भी परीक्षा हो जिसमें हिंदी भाषा पूछी जाती हो या संस्कृत पूछी जाती हो, उसमें संधि प्रकरण से प्रश्न अनिवार्य रूप से आते हैं। संधि प्रकरण हिंदी भाषा में व संस्कृत भाषा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन YouTube पर संधि से लगभग 15 से 20 हजार वीडियो होंगे और कोई भी हिंदी की पुस्तक हो या संस्कृत की पुस्तक हो जो व्याकरण से संबंधित है, उसमें संधि से संबंधित पाठ्य सामग्री दी रहती है, लेकिन वह पाठ्य सामग्री संधि के नियमों को तो बताती है, लेकिन संधि कैसे होता है और उन वर्णों के मिलने से नए वर्ण, कह सकते हैं कि उन दो ध्वनियों के मेल से नए ध्वनि कैसे बनते हैं, इसकी कहीं कोई भी चर्चा नहीं है। तो मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में या अध्यापन कार्य में जिस कठिनाई का अनुभव किया, मैं चाहता हूं कि उसको कक्षा के माध्यम से साझा किया जाए और इन बातों को एक सरल माध्यम से आप सभी के सामने रखा जाए, ताकि हम लोगों को संधि समझने में कहीं कोई भी कठिनाई न हो। तो आइए आज की कक्षा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। संस्कृत में एक वाक्य आता है जो है भाषितः इति भाषा। वह वाक्य क्या कहता है? तो वह वाक्य कहता है कि भाषितः इति भाषा, अर्थात जो भाषित होता है वही भाषा है। भाषा की परिभाषा क्या दिया गया है कि जो भाषित होता है, जो भाषित होता है वही भाषा है। जो भाषित होता है वही भाषा है। भाषित से क्या तात्पर्य होता है? तो भाषित से तात्पर्य होता है मानव मुख से उच्चरित ध्वनि। भाषित से क्या तात्पर्य होता है? तो मानव मुख से उच्चरित ध्वनि को क्या कहा जाता है? भाषित कहा जाता है। भाषित ध्वनि किसे कहते हैं? तो जो मानव मुख से उच्चरित ध्वनि होती है उसको भाषित कहते हैं। अब उच्चरित से क्या तात्पर्य होगा? तो उच्चरित, उत और चरित से व्यंजन संधि के नियमानुसार बना हुआ है, यह उच्चरित बना, जिसमें उद का मतलब होता है श्रेष्ठ, उद का मतलब होता है श्रेष्ठ और चरित का मतलब होता है आचरण। अर्थात उच्चरित का मतलब क्या हुआ कि श्रेष्ठ आचरण, यानी मानव मुख से श्रेष्ठ आचरण द्वारा उत्पन्न ध्वनि क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। अब मानव मुख से श्रेष्ठ आचरण द्वारा उत्पन्न ध्वनि, इसका क्या मतलब हुआ? तो मानव मुख से दो प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं। एक वह ध्वनियां होती हैं जो मानव के बिना इच्छा के निकल जाती हैं, जैसे आदमी नींद में बड़बड़ाता है, वह भी मानव मुख से उच्चरित ध्वनि है। मनुष्य डकार लेता है, उससे भी कुछ आवाज निकलती है, और मनुष्य खर्राटे लेता है, वह भी मानव मुख से उच्चरित ध्वनि होती है। लेकिन यह ध्वनियां क्या होती हैं? यह ध्वनियां बिना इच्छा की होती हैं, अनैच्छिक होती हैं, इसलिए उन्हें भाषा की श्रेणी में नहीं रखा गया है। उन्हें निम्न श्रेणी का आचरण कहा जाता है। तो उच्च श्रेणी का आचरण क्या हुआ कि जब व्यक्ति अपने समाज से सीख करके समझकर कोई ध्वनि उत्पन्न करता है तो उसे भाषा कहा जाता है। श्रेष्ठ आचरण से मतलब हो गया कि
अच्छी तरह से सीख कर, समझ कर उत्पन्न की गई ध्वनि, अच्छी तरह से सीख कर समझ कर उत्पन्न की गई ध्वनि क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। भाषा कहलाती है। यहां पर हम लोग भाषा की परिभाषा नहीं दे रहे हैं, बल्कि भाषा को एक सरसरी निगाह से समझने का प्रयास कर रहे हैं। यानी अच्छी तरह से सीखकर समझकर बोले जाने वाली ध्वनि भाषा कहलाती है। मानव मुख से ध्वनि की उत्पत्ति होती है। यह ध्वनि एक ध्वनि होती है या यह ध्वनि अनेक ध्वनि होती है, यह क्या है? यही हमारे अध्ययन का विषय है, यही एक शोध का विषय है। हम लोग जानते हैं कि ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। यानी ध्वनि जब उत्पन्न होती है, जब उसको हम लोग लिखते हैं तो क्या हो जाता है? वही वर्ण कहा जाता है। तो एक प्रश्न यहाँ उठता है कि क्या सभी वर्ण केवल एक ध्वनि से बने हैं, या वर्ण बनने के लिए ध्वनियों का मेल होना आवश्यक है? और यदि ध्वनियों का मेल होता है तो यह मेल क्यों होता है, कैसे होता है? ध्वनियों का मेल क्यों होता है और कैसे होता है, यही क्या है? यही संधि के अध्ययन का विषय है। क्योंकि संधि की परिभाषा में हम लोग देख चुके हैं कि शब्द सीमा के अंतर्गत दो वर्णों के मेल से जब कोई विकार होता है तो वहां पर क्या होती है? संधि की क्रिया होती है। यानी दो वर्ण मिलते हैं, यानी दो ध्वनि मिलते हैं और एक नई ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। संधि की क्रिया में क्या होता है कि दो वर्ण मिलते हैं, यानी दो ध्वनि मिलती हैं, और उसमें क्या होता है कि उसमें एक विकार उत्पन्न हो जाता है। अब वह विकार आदेश के रूप में होता है, आगम के रूप में होता है, वर्णलोप के रूप में होता है, या प्रकृति भाव के रूप में होता है। यही क्या कहलाती है? यही संधि कहलाती है। यह ध्वनियों का मेल कैसे होता है, क्यों होता है, यही क्या है? यही संधि के हमारे अध्ययन का विषय है। संधि क्या होती है? तो संधि व्याकरणिक रूप से ध्वनि परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण विधा है। यह परिवर्तन दो वर्णों के मेल से उत्पन्न स्थिति के कारण होता है। यह ध्वनियों का मेल नए ध्वनि की उत्पत्ति किस प्रकार करता है, यह समझने के लिए हमें संधि की क्रिया जानना आवश्यक है। संधि की क्रिया जानना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब दो ध्वनियां पास आती हैं तो नई ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है, इस क्रिया को जानने के लिए हमें संधि की क्रिया का जानना अति आवश्यक है। इसीलिए संधि भाषा के लिए बहुत भी महत्वपूर्ण बिंदु होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण विधा होती है। संधि को स्पष्ट रूप से जानने के लिए हमें ध्वनियों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, यह जानना आवश्यक है। जब तक हम यह नहीं जान पाएंगे कि ध्वनियों की उत्पत्ति कैसे होती है, तब तक हम लोग संधि की क्रिया को अच्छी तरह से नहीं जान पाएंगे। ध्वनियों की उत्पत्ति से क्या आशा है कि ध्वनियों की उत्पत्ति से हमारा आशा है कि वर्णों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो आज की कक्षा में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज की कक्षा में हम लोग संधि विधा द्वारा वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या हो गया कि संधि विधा द्वारा, या सीधे सीधे पढ़े, वर्णों की उत्पत्ति। इससे पहले की कक्षाओं में हमने वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर, व्यंजन, इन वर्णों के विषय में पढ़ा और उनके भिन्न भिन्न प्रकार से वर्गीकरण के विषय में पढ़ा। तो हमने वहां पर जो वर्गीकरण पढ़ा है वह उनके उच्चारण के आधार पर पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर हम लोग संधि के अंतर्गत वर्णों की उत्पत्ति कैसे होती है, संधि क्रिया के कारण वर्णों की उत्पत्ति कैसे होती है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। और अगर यदि हम लोग इस कक्षा को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो मैं यह आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि संधि का कोई भी प्रश्न हमारा कभी भी गलत नहीं होगा और हमारा कॉन्सेप्ट संधि के विषय में पूर्ण हो जाएगा। संधि को स्पष्ट रूप से जानने के लिए हमें क्या करना है? वर्णों की उत्पत्ति कैसे होती है और दो वर्णों के मेल से
नए वर्ण कैसे बनते हैं, यह हम लोग क्या होगा, हम लोग स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि भाषा में दो प्रकार की ध्वनि पाई जाती है। भाषा में कितनी प्रकार की ध्वनि पाई जाती है, दो प्रकार की ध्वनि पाई जाती है। वह ध्वनि क्या होती है, एक ध्वनि तो वह होती है जो बिना किसी प्रयत्न के उत्पन्न, जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता या अन्य ध्वनि की सहायता से उत्पन्न होती है, जिसे स्वर कहते हैं। और दूसरी ध्वनि वह होती है जिसे उत्पन्न करने के लिए स्वर की सहायता आवश्यक होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। भाषा में दो प्रकार की ध्वनि पाई जाती है। पहली ध्वनि वह होती है जो बिना किसी अन्य ध्वनि के सहयोग से उच्चारित होती है, जबकि दूसरी ध्वनि उच्चारित होने के लिए अन्य ध्वनि पर निर्भर होती है। स्वयं उच्चारित होने वाली ध्वनि को स्वर ध्वनि कहा जाता है, जबकि अन्य ध्वनि के सहयोग से उच्चारित ध्वनि व्यंजन कहलाती है। यह ध्वनि दो प्रकार की हो गई, कौन कौन सी, स्वर और व्यंजन। हम जानते हैं कि ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है, यानी वर्ण कितने प्रकार के हो गए, तब ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहा जाता है, वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो हम लोगों को क्या अध्ययन करना है, हम लोगों को आज यही अध्ययन करना है कि संधि की सहायता से स्वर वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई और संधि की सहायता से व्यंजन वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई। संभवतः कुछ लोगों को यह भ्रम हो रहा होगा कि पहले स्वर वर्ण उच्चारित हुए, या पहले स्वर और व्यंजन वर्ण उत्पन्न हुए कि पहले संधि हुई। तो आप लोग इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि पहले भाषा आती है और उसके बाद में व्याकरण आता है। पहले क्या आती है, भाषा आती है, उसके बाद में क्या आता है, व्याकरण आता है। हम लोग जानते हैं कि संधि की क्रिया के फलस्वरूप नए शब्द का निर्माण होता है, यानी पहले शब्द का निर्माण हुआ, उसके बाद क्या हुआ, व्याकरण आया, और व्याकरण ने बताया कि कैसे शब्द निर्माण की क्रिया के फलस्वरूप नई ध्वनियों की उत्पत्ति हुई। यानी पहले संधि की क्रिया हुई और संधि की क्रिया के फलस्वरूप नए वर्ण की उत्पत्ति या नए ध्वनि की उत्पत्ति कैसे हुई, यह नए ध्वनि की उत्पत्ति हुई, इसका पता चलता है। यानी पहले भाषा आती है और उसके पश्चात उसका व्याकरण आता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले वर्णों की उत्पत्ति में देखते हैं कि स्वर वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई। तो वर्णों की उत्पत्ति विषय में हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि स्वर वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई। स्वर वर्ण की उत्पत्ति स्वर वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई, तो स्वर शब्द जो है वह संस्कृत के स्वी धातु से उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है, स्वी धातु से जिसका अर्थ होता है आवाज करना या ध्वनित होना। स्वर शब्द संस्कृत के स्वी धातु से उत्पन्न है, स्वी धातु से निर्मित है, जिसका अर्थ होता है आवाज करना या ध्वनित होना। स्वर को प्राण स्वर ध्वनि को लिख, स्वर ध्वनि को प्राण ध्वनि, ईश, अच, अक्षर आदि भी कहा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले
स्वर वर्ण की उत्पत्ति या स्वर ध्वनि की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो स्वर जो है वह संस्कृत के सूर्य धातु से उत्पन्न हुआ है सूर्य धातु से उत्पन्न हुआ है या सूर्य धातु से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ होता है ध्वनित होना अथवा आवाज करना। हम लोग जानते हैं कि स्वर वह ध्वनि होती है जो किसी अन्य वर्ण की सहायता से स्वतः उच्चारित होती है। स्वर ध्वनि को प्राण ध्वनि भी कहा जाता है, स्वर ध्वनि को ईश भी कहा जाता है, स्वर ध्वनि को अच भी कहा जाता है और स्वर ध्वनि को अक्षर भी कहा जाता है। तो स्वर ध्वनि को प्राण क्यों कहा जाता है? स्वर ध्वनि को प्राण क्यों कहा जाता है? कभी कभी परीक्षाओं में यह पूछ लिया जाता है कि स्वर ध्वनि को और किन नामों से जाना जाता है। तो स्वर को प्राण क्यों कहा जाता है? तो व्यंजन के साथ स्वर प्राण इसीलिए कहा जाता है क्योंकि स्वर व्यंजन के साथ जुड़कर स्वर व्यंजन के साथ जुड़कर स्वर को प्राण क्यों कहा जाता है? तो स्वर व्यंजन के साथ जुड़कर उसे जीवंत बना देते हैं। स्वर व्यंजन के साथ जुड़कर उसे जीवंत बना देते हैं। स्वर क्या करते हैं? व्यंजन के साथ जुड़कर उसे जीवंत बना देते हैं। जीवंत से क्या मतलब होता है कि स्वर व्यंजन के साथ जुड़कर स्वर व्यंजन के साथ जुड़कर व्यंजन को उच्चारण योग्य बना देते हैं। उच्चारण योग्य बना देते हैं। अतः प्राण कहे जाते हैं। तो स्वर को प्राण क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्वर व्यंजन के साथ जुड़कर उसे जीवंत बना देते हैं। स्वर व्यंजन के साथ जुड़कर उसे उच्चारण योग्य बना देते हैं, अतः प्राण कहे जाते हैं। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन मृत प्राय अवस्था में होता है, यानी बिना स्वर की सहायता से वह मृत समान होता है। जब उसके साथ स्वर रूपी प्राण लगता है तो व्यंजन उच्चरित हो जाता है, इसलिए स्वर को प्राण कहा जाता है। दूसरा है कि स्वर को ईश क्यों कहा जाता है? तो ईश का अर्थ होता है ईश्वर, मालिक, आदेशकर्ता या राजा। तो हम लोग जानते हैं कि स्वर व्यंजन को जैसा आदेश करता है, ईश क्यों कहा जाता है? तो स्वर व्यंजन को जैसा आदेश करता है स्वर व्यंजन को जैसा आदेश करता है, व्यंजन उसी ध्वनि के रूप में, व्यंजन उसी ध्वनि के अनुसार ध्वनित होता है। ध्वनित होता है। स्वर को ईश का क्यों कहा जाता है? तो ईश का मतलब होता है राजा, ईश्वर, आदेशकर्ता या मालिक। तो क्या कह रहा है कि स्वर व्यंजन को जैसा आदेश करता है, व्यंजन उसी ध्वनि के अनुसार ध्वनित होता है, अर्थात व्यंजन की ध्वनि
स्वर के आदेश पर निर्भर रहती है। अतः स्वर ईश कहा जाता है या ईश कहे जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यंजन की कोई अपनी ध्वनि नहीं होती है, जिस प्रकार स्वर लगता है उसी प्रकार से व्यंजन ध्वनित होता है। जैसे हल सहित क्या है, यह किस प्रकार से उच्चरित होता है, यह जैसा स्वर इसको आदेश करेगा उसी रूप में उच्चरित होगा। जैसे यदि क के साथ अ है तो यह क रूप में उच्चरित होगा, यदि क के साथ ऊ है तो यह कु रूप में उच्चरित होगा, यदि क के साथ ओ है तो यह किस रूप में उच्चरित होगा, को रूप में उच्चरित होगा। यानी व्यंजन किस रूप में उच्चरित होगा, तो व्यंजन जिस प्रकार से स्वर आदेशित करेगा उसी रूप में व्यंजन उच्चरित होगा। उम्मीद है कि स्वर को प्राण और ईश क्यों कहा जाता है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर है कि स्वर को अच क्यों कहा जाता है। स्वर को अच क्यों कहा जाता है, तो महेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर को अच क्यों कहा जाता है, तो महेश्वर सूत्र के अनुसार स्वरों की संज्ञा अच दी गई है। यानी महेश्वर सूत्र में स्वर को अच कहा गया है। महेश्वर सूत्र क्या है, तो हम लोग जब स्वर संधि के विषय में पढ़ेंगे तो हम लोग महेश्वर सूत्र के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर है कि स्वर को अक्षर क्यों कहा जाता है। स्वर को अक्षर क्यों कहा जाता है, तो अक्षर शब्द का अर्थ होता है कि जिसका क्षरण न हो, यानी स्वर ध्वनि क्षर रहित होती है। स्वर ध्वनि को हम लोग सतत रूप से लंबे समय तक उच्चरित करते रहते हैं, अतः स्वर ध्वनि अक्षर कही जाती है। स्वर ध्वनि क्या कही जाती है, अक्षर कही जाती है। स्वर ध्वनि का क्षरण नहीं होता है। स्वर ध्वनि का क्षरण नहीं होता है। स्वर ध्वनि का उच्चारण सतत रूप से लंबे समय तक किया जा सकता है। इसीलिए स्वर को अक्षर कहा जाता है। तो यह तो हो गई कि स्वर ध्वनि किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण को समझ लेते हैं कि उस स्वर वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई है। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने एक सामान्य चर्चा किया है। अब वर्णों की उत्पत्ति से जो मुख्य बिंदु है, अब यहीं से शुरू होंगे। अभी तक तो हमने केवल भाषा के विषय में एक संक्षिप्त चर्चा किया हुआ है। तो आइए हम लोग स्वर वर्ण की उत्पत्ति कैसे होती है। तो हम लोग जानते हैं कि
उत, उत्पत्ति के आधार पर स्वर ध्वनि या स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर ध्वनि या स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल स्वर और दूसरा होता है प्रायोजित स्वर। पहला होता है मूल स्वर, दूसरा होता है प्रायोजित स्वर। स्वरों का जो यह वर्गीकरण है, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि स्वरों का यह वर्गीकरण जो होता है वह उत्पत्ति के आधार पर होता है, न कि उच्चारण के आधार पर होता है। तो मूल स्वर किसे कहेंगे? मूल स्वर किसे कहेंगे और मूल स्वर की उत्पत्ति कैसे होती है, आइए हम लोग इसके विषय में चर्चा करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्ण की दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल स्वर, दूसरा होता है प्रायोजित स्वर। तो मूल स्वर की उत्पत्ति कैसे होती है? तो हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड की समस्त ध्वनियों का जनक वर्ण य है। ब्रह्मांड की समस्त ध्वनियों का जनक ब्रह्मांड की समस्त ध्वनियों का जनक ध्वनि अ है। ब्रह्मांड की समस्त ध्वनियों का जनक ध्वनि अ है। यह ध्वनि महाध्वनि है। इसे महाध्वनि कहा जाता है या महानाद कहा जाता है। इस ध्वनि को महाध्वनि कहा जाता है, महानाद कहा जाता है या महाप्राण कहा जाता है। यह ध्वनि महाध्वनि, महानाद या महाप्राण कही जाती है। कौन सी ध्वनि? अ ध्वनि। अ ध्वनि की महत्ता इतनी है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अक्षराणाम अकारो अस्मि। अर्थात अक्षरों में मैं आकार हूं। आकार का मतलब क्या हुआ कि अ ध्वनि से। आकार का मतलब क्या हुआ कि अ ध्वनि से। मूल स्वर की उत्पत्ति कैसे हुई? तो ब्रह्मांड की समस्त ध्वनियों का जनक ध्वनि अ है। यह ध्वनि महाध्वनि कही जाती है, महानाद कही जाती है और महाप्राण कहे जाते हैं। यह ध्वनि क्या है? यह समस्त ध्वनियों का उत्पत्ति कारक है। अ ध्वनि क्या है? समस्त ध्वनियों की उत्पत्ति कारक है। अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे तो यह बात स्पष्ट रूप से पता चल जाएगी कि जितनी भी ध्वनियां इस ब्रह्मांड को प्राप्त हैं उनका जनक कौन है? उनका जनक है अ ध्वनि है। अ ध्वनि की इतनी महत्ता है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि अक्षराणाम अकारो अस्मि, अर्थात अक्षरों में मैं आकार हूं।
अक्षराणाम अकारो अस्मि, अर्थात अक्षरों में मैं अकार हूं। यह ध्वनि हमारे नाद में स्थित होती है। यह ध्वनि कहाँ स्थित होती है? यह हमारे नाद में स्थित होती है। जब अ हमारे नाद से प्रकट होकर ध्वनि के रूप में बाहर आता है तो विज्ञान के अनुसार ध्वनि सदैव क्या करता है? गति करता है। यह गति किस तरफ होती है? तो ध्वनि की गति सभी दिशाओं में होती है। ध्वनि सेकंड के हजारवें भाग में भी स्थिर नहीं रह सकता है। हमारे नाद से निकलती हुई यह ध्वनि जब सामने की तरफ जाती है तो अ रूप में ही उच्चरित होती है। किस रूप में उच्चरित होती है? अ रूप में उच्चरित होती है। जब यही अ ध्वनि ऊपर की ओर जाती है तो वायु दाब के कारण ध्वनि में क्या होता है? परिवर्तन होता है। इस प्रकार जब अ ध्वनि ऊपर की ओर जाती है तो वायु दाब में क्या होता है? वायु दाब घटता जाता है और वायु दाब घटने के कारण ध्वनि में परिवर्तन होता है और यह ध्वनि बदल करके इकार रूप में परिवर्तित हो जाती है। किस रूप में परिवर्तित हो जाती है? तो इकार रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार जब अ ध्वनि नीचे की तरफ जाती है तो वायु दाब बढ़ने के कारण अ ध्वनि उकार में परिवर्तित हो जाती है। क्या होती है? अ ध्वनि उकार रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसको हम लोग यदि एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे तो थोड़ी आसानी होगी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग स्वर वर्ण की उत्पत्ति देख रहे हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल स्वर, दूसरा होता है प्रायोजित स्वर। तो मूल स्वर की उत्पत्ति कैसे होती है? तो हम लोग देख रहे हैं कि ब्रह्मांड की समस्त ध्वनियों का जनक ध्वनि अ है। यह ध्वनि महाध्वनि कहलाती है, महानाद कहलाती है, महाप्राण कही जाती है और यह ध्वनि समस्त ध्वनियों का उत्पत्ति कारक है। अ ध्वनि को महाध्वनि, महानाद या महाप्राण क्यों कहा जाता है? क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अक्षराणाम अकारो अस्मि, अर्थात अक्षरों में मैं अकार हूं। अर्थात जो सबसे श्रेष्ठ है वही अकार है। जो सबसे श्रेष्ठ है वही अकार है। अकार का मतलब क्या हुआ? कि अ ध्वनि हुआ। इतनी बात समझ में आई। यह अ ध्वनि कहाँ स्थित है? तो यह ध्वनि हमारे नाद में स्थित है और यह जब हमारे मुख से उच्चरित होती है तो वायु दाब के यह ध्वनि ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है। ध्वनि सभी दिशाओं में गति करती है। तो जब यह ऊपर की ओर जाती है तो वायु दाब घटने के कारण इकार रूप में परिवर्तित हो जाता है और जब यह नीचे की ओर जाती है तो वायु दाब बढ़ने के कारण उकार रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो आइए हम लोग इस बात को एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं कि यह कैसे होता है। तो मान के चलिए कि यह हमारी श्वास नली हो गई। हमारे यहां नाद में अ ध्वनि स्थित, अ ध्वनि है। हमारे नाद में यह ध्वनि है। जब यह ध्वनि निकलती है और यह ध्वनि सीधे सीधे की तरफ जाती है तो यह किस रूप में उच्चरित होती है? तो यह अ ध्वनि के रूप में उच्चरित होती है। यह किस रूप में उच्चरित होती है? तो यह अ ध्वनि के रूप में उच्चरित होती है। लेकिन यही ध्वनि यदि ऊपर की तरफ जाती है, यह ध्वनि ऊपर की तरफ जाती है तो किस रूप में? तो ऊपर की ओर जाएगी तो विज्ञान के अनुसार ऊपर जाने पर वायु दाब घटता जाता है और यह ध्वनि किस रूप में बदल जाती है? यह ध्वनि ई के रूप में बदल जाती है। और यह ध्वनि जब नीचे की तरफ जाती है तो नीचे की तरफ जाने पर वायु दाब बढ़ता जाता है और यह ध्वनि किस रूप में परिवर्तित हो जाती है? तो यह ध्वनि उ रूप में परिवर्तित हो जाती है। यह ध्वनि किस रूप में परिवर्तित हो जाती है? तो यह ध्वनि उ रूप में परिवर्तित हो जाती है। उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। यानी यह हमारा नाद है और यह हमारा मुख है। यह ध्वनि हमारे नाद में स्थित होती है। यह ध्वनि जब मुख से बाहर निकलती है तो यदि सामने की तरफ जाएगी तो अ के रूप में प्रकट होगी, लेकिन यदि यह ऊपर की ओर जाती है तो ई रूप में प्रकट होती है और यह नीचे की तरफ आती है तो उ के रूप में प्रकट हो जाती है। विज्ञान कहता है कि जब वायु दाब घटता है तो अ ध्वनि ई के रूप में परिवर्तित हो जाती है और जब वायु दाब बढ़ता है तो अ ध्वनि क्या होती है?
ऊ के रूप में, उकार के रूप में या ऊ के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसको हम लोग एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि जैसे रॉकेट को जब जलाते हैं तो वह किस तरफ जाती है, वह ऊपर की तरफ जाती है। तो किस प्रकार की ध्वनि करती हुई जाती है, वह सी की ध्वनि करती जाती है, यानी ई की ध्वनि करती हुई जाती है। और जब आकाश की बिजली चमकती है और वह जब धरती पर नीचे आती है, यानी ऊपर से ध्वनि जब नीचे की तरफ आती है तो वह किस रूप में आता है, वह बूम करके आता है, यानी वह ऊ के रूप में आता है। इसको हम लोग एक उदाहरण से समझ लेते हैं। अर्थात ध्वनि जब ऊपर जाती है तो वायु दाब घटने के कारण ई बनता है, और ध्वनि जब नीचे आती है तो वायु दाब बढ़ने के कारण वह ऊ रूप में बन सकता है। कह सकते हैं कि जब ध्वनि मध्य में स्थित होती है तो ए रूप में उच्चारित होती है, और जब यह ऊर्ध्वगामी होती है या अग्र रूप में बढ़ती है, जब ध्वनि ऊर्ध्वगामी होती है या अग्र रूप में बढ़ती है तो इकार के रूप में रहती है, और मध्य के रूप में मध्य में रहती है तो ए के रूप में रहती है। और यही ध्वनि जब पश्चगामी होती है तो किस रूप में हो जाती है, तो यह ऊ के रूप में हो जाती है। किस रूप में हो जाती है, तो यह ऊ के रूप में उच्चारित होती है। जब ध्वनि ए मध्य में स्थित होती है तो कहाँ होती है, ए के रूप में उच्चारित होती है। लेकिन यही ध्वनि जब ए ध्वनि ऊपर की तरफ जाती है तो वह ई के रूप में उच्चारित हो जाती है, और वही ध्वनि जब नीचे की तरफ आती है तो वह ऊ के रूप में उच्चारित होता है। इसका हम लोग उदाहरण कैसे समझे, तो हमने एक रॉकेट का उदाहरण बताया कि रॉकेट जब ऊपर की तरफ जाती है तो सी की आवाज करके जाती है, लेकिन वही जब आकाश की बिजली नीचे की आती है तो भूम की आवाज या धड़ाम की आवाज करके आती है, यानी आकाश की बिजली में उकार की ध्वनि आती है। तो इसीलिए ई को अग्र ध्वनि कहा जाता है, ए को मध्य ध्वनि कहा जाता है, और ऊ को कौन सी ध्वनि कहा जाता है, ऊ को पश्च ध्वनि कहा जाता है। कभी कभी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से मध्य ध्वनि कौन सी है। एक प्रश्न पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से मध्य ध्वनि कौन सी है। विकल्प देगा ए, ई, ऊ, और घ कह देगा री। तो निम्नलिखित में से मध्य ध्वनि, तो हम लोग ए, ई, ऊ, री इस रूप में स्वर को देखते हैं। तो मध्य में ई भी है, ऊ भी है। अगर री न दिया रहेगा तो हम लोग ई को कर देंगे, या यहां रख देते, मान लीजिए कोई नहीं, तो हम लोग ए, ई, ऊ में देखेंगे कि मध्य में कौन सी ध्वनि है, ई है, तो हम विकल्प ख कर देंगे, जबकि यह गलत होता है, क्योंकि मध्य ध्वनि, अग्र ध्वनि और पश्च ध्वनि का जो निर्धारण है यह क्या है, यह उत्पत्ति के आधार पर है। यह क्या है, उत्पत्ति के आधार पर है। उम्मीद है कि इतनी बातें हम लोगों के समझ में आ गई होंगी। एक बार हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं कि ब्रह्मांड मूल ध्वनि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ब्रह्मांड की समस्त ध्वनियों का जनक यह है, यह महाध्वनि है, महाप्राण है, महानाद है, समस्त ध्वनियों का उत्पत्ति कारक है। ए की महत्ता के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि अक्षराणाम अकारोस्मि, अर्थात अक्षरों में मैं आकार हूं, अर्थात ए आकार ध्वनि या ए ध्वनि सर्वश्रेष्ठ होती है। यह ए ध्वनि हमारे नाद में स्थित होता है। जब ए हमारे नाद से प्रकट होकर के ध्वनि रूप में बाहर निकलता है, जब ए क्या होता है, ये ए हमारे नाद से प्रकट होकर ध्वनि रूप में बाहर निकलता है, तो विज्ञान के अनुसार ध्वनि क्या करता है, ध्वनि विज्ञान के अनुसार सदैव गति करता रहता है। यह गति हर दिशा में होती है। ध्वनि
सेकंड के 1000वें भाग में भी स्थिर नहीं रह सकता है। हमारे नाक से निकलती हुई ध्वनि जब सामने की तरफ जाती है तो अ की ध्वनि के रूप में ही उच्चारित होती है। हमारे नाक से निकलती हुई यह ध्वनि जब सामने की तरफ जाती है तो किस रूप में उच्चारित होती है? अ ध्वनि के रूप में ही उच्चारित होती है। लेकिन यही अ ध्वनि जब ऊपर की ओर जाती है तो वायुदाब घटने के कारण यह ध्वनि ई के रूप में उच्चारित होने लगती है। उम्मीद है कि इतनी बात समझ में हो आगे। और यह अ ध्वनि जब नीचे की ओर जाती है, यह अ ध्वनि जब नीचे की ओर जाती है तो अ ध्वनि क्या होता है? वायुदाब बढ़ने के कारण अ ध्वनि उ के रूप में यानी उकार के रूप में उच्चारित होने लगती है। उकार के रूप में यह ध्वनि क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। जैसे इसका उदाहरण हमने देखा कि रॉकेट को जलाने पर वह ऊपर की ओर सी की ध्वनि करती हुई जाती है, जबकि आकाशीय बिजली गिरते समय धूम भ्रूम इस तरह की यानी की ध्वनि करते हुए नीचे की ओर आती। अर्थात ध्वनि ऊपर जाने पर वायु दाब के कारण इकार रूप में बनता है, जबकि वही ध्वनि मध्य में रहने पर अ के रूप में ही स्थिर रहता है। और अ की ध्वनि जब नीचे की तरफ जाता है तो वह उ के रूप में उच्चारित होता है। ऊर्ध्वगामी या अग्रगामी ध्वनि पर वह ई के रूप में रहेगा, मध्य में स्थित होने पर अ के रूप में रहेगा, और पश्चगामी रहने पर या अधोगामी होने पर यह अ ध्वनि उ के रूप में उच्चारित होता है। इसीलिए अ को मध्य स्वर कहा जाता है, ई को अग्र स्वर कहा जाता है, और उ को पश्च स्वर कहा जाता है। ई को अग्र स्वर, अ को मध्य स्वर और उ को पक्ष स्वर कहा जाता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर हिंदी में कितने स्वर हो गए? तो उत्पत्ति के आधार पर हिंदी में 3 स्वर हो गए। उत्पत्ति के आधार पर हिंदी में कितने स्वर हो गए? तो 3 स्वर हो गए। वह कौन कौन से हैं? अ, ई और उ। उत्पत्ति के आधार पर हिंदी में 3 स्वर हो गए। कौन कौन से? अ, ई तथा उ। लेकिन हमने पढ़ा है कि हिंदी में 4 मूल स्वर होते हैं। एक वह स्वर होता है कौन सा? री होता है। तो संस्कृत का एक मूल ध्वनि री होता है, री। वह ध्वनि हिंदी में मूल रूप में नहीं है, क्योंकि हिंदी में कई शब्दों के निर्माण में, कई शब्दों के प्रयोग में ई को मूल ध्वनि के रूप में ही प्रयुक्त होता है। अतः ई को मूल स्वर में सम्मिलित कर लिया गया है। इसको क्या किया गया है? री को मूल स्वर के रूप में ही सम्मिलित कर लिया गया है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे नाद में अ ध्वनि है। यह जब हमारे नाद से होते हुए मुख से बाहर निकलती है, तो जब यह ध्वनि हमारे मध्य में रहती है यानी मध्यगामी होती है तो अ के रूप में ही उच्चारित होती है। लेकिन यह अग्रगामी या ऊर्ध्वगामी होने पर यह इकार के रूप में उच्चारित होती है, और अधोगामी या पश्चगामी होने पर यह उकार के रूप में उच्चारित होते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि हिंदी में उत्पत्ति के आधार पर 3 ही मूल स्वर है। कौन से हैं? अ, ई तथा उ। लेकिन हिंदी की कई शब्दों में री संस्कृत की एक मूल ध्वनि है, उसका प्रयोग सीधे तौर पर शब्द निर्माण में होता है। अतः हिंदी वर्णमाला में क्या होता है? उत्पत्ति के आधार पर तो 3 ही मूल स्वर हैं, लेकिन संधि की क्रिया में भी री स्वर को सीधे सीधे प्रयोग किया जाता है। इसीलिए री स्वर को भी मूल स्वर के रूप में, आगत स्वर के रूप में इसको हिंदी में क्या किया गया? ग्रहण कर लिया गया। हिंदी में क्या कर लिया गया? ग्रहण कर लिया गया है। हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग संधि पढ़ते हैं वह संस्कृत के नियमों के अनुसार ही पढ़ते हैं, अर्थात संस्कृत के शब्दों को ही हम संधि के रूप में पढ़ते हैं। इसीलिए री को भी आगत स्वर के रूप में, मूल स्वर के रूप में सम्मिलित कर लिया जाता है। इन स्वरों को मूल स्वर, इन स्वरों को
इन स्वरों को मूल स्वर कहा जाता है, इन स्वरों को लघु स्वर कहा जाता है, इन स्वरों को ह्रस्व स्वर कहा जाता है और इन स्वरों को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। यह जो तीन स्वर हैं अ, ई, उ और संस्कृत से जो एक आगत स्वर है री, इनको मूल स्वर कहा जाता है, इन्हें लघु स्वर भी कहा जाता है, इन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है और इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। अ, ई, उ, री को लघु स्वर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण काल छोटा होता है, अतः इन्हें लघु स्वर कहा जाता है। लघु स्वर क्यों कहा जाता है? लघु स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन स्वर वर्णों का उच्चारण काल, इन स्वर वर्णों का उच्चारण काल छोटा होता है, अतः लघु स्वर कहे जाते हैं। इन स्वर वर्णों का उच्चारण काल छोटा होता है, अतः इन्हें लघु स्वर कहा जाता है। इन स्वरों को मूल स्वर क्यों कहा जाता है? मूल स्वर। इन स्वरों को मूल स्वर क्यों कहा जाता है? तो इन स्वरों की उत्पत्ति हमें प्राकृतिक रूप से हुई है, यानी नेचुरल रूप से हुआ है, नेचुरल हुआ है। इन स्वरों की उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से हुई है, इनमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए इन्हें मूल स्वर कहा जाता है। इन्हें मूल स्वर कहा जाता है। हम कितना भी प्रयास कर लें, अ को किसी अन्य ध्वनि के रूप में उच्चारित नहीं कर पाएंगे। हम कितना भी प्रयत्न कर लें, लेकिन इन्हें हम बदल नहीं सकते, इन्हें हम बदल नहीं सकते। ह्रस्व स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन स्वर वर्णों को ह्रस्व स्वर क्यों कहा जाता है कि इन स्वर वर्णों की एक मात्रा होती है, उच्चारण काल अल्प होता है, अतः इन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और एक मात्रिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि मात्रा गणना में इनकी एक मात्रा मानी जाती है, अतः इन्हें एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। तो ये तो हो गए मूल स्वर। ये क्या हो गए? ये मूल स्वर हो गए। मूल स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ। यह मूल स्वर उत्पत्ति के अनुसार हुए, और री जो है वह मूल स्वर के रूप में ही संस्कृत से आगत है, संस्कृत की ध्वनि है। अतः हमारे उत्पत्ति के आधार पर हिंदी में 3 मूल स्वर हो गए, और री क्या हुआ? एक आगत स्वर हो गया। वह भी क्या, किस रूप में है? वह भी मूल रूप में है। क्योंकि संस्कृत के संधियों में री की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए री को संस्कृत से मूल रूप में ही आगत मान लिया गया है, आगत ले लिया गया है। पहला तो था मूल स्वर, दूसरा हुआ प्रायोजित स्वर। पहला था मूल स्वर और दूसरा है, यानी मूल स्वर की उत्पत्ति कैसे हुई? तो हमने देखा कि अ ध्वनि जो महाध्वनि होती है हमारे नाद में स्थित होता है, और वह ध्वनि जब हमारे मुख से निकलती है तो अग्रगामी होने पर या अग्र स्वर होने पर वह इकार के रूप में आती है, मध्यगामी होने पर मध्य स्वर होने पर वह अ के रूप में होती है, और पश्च स्वर या पश्चगामी होने पर वह उकार के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। यानी
तीन स्वर हिंदी के मूल हो गए। कौन कौन से? अ, ई और उ। चूंकि संस्कृत के वर्णों में संधि की क्रिया पाई जाती है और री संस्कृत का मूल वर्ण है, अतः री को भी मूल वर्ण के रूप में हम लोग ग्रहण कर लिए हैं। दूसरा है प्रायोजित स्वर। प्रायोजित स्वर मूल स्वर के प्रायोजित स्वर क्या होते हैं? तो प्रायोजित स्वर मूल स्वर न होकर के निर्मित होते हैं। ये उच्चारण की स्थिति के आधार पर ये उच्चारण के आधार पर निर्मित होते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है प्रायोजित स्वर। प्रायोजित स्वर पहला कौन सा है? तो पहला है दीर्घ स्वर। पहला है दीर्घ स्वर। अब यहां से संधि की क्रिया प्रारंभ होती है। तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो उच्चारण के दृष्टिकोण से उच्चारण के दृष्टिकोण से दीर्घ का अर्थ उच्चारण के दृष्टिकोण से दीर्घ का अर्थ लंबा होता है। उच्चारण के दृष्टिकोण से दीर्घ का अर्थ लंबा होता है, बड़ा नहीं। यानी दीर्घ का मतलब लंबे उच्चारण काल से होता है, बड़े से नहीं होता है। दीर्घ स्वर का उच्चारण काल लंबा होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हिंदी में उत्पत्ति के आधार पर 3 मूल स्वर होते हैं, अतः इनके 3 दीर्घ रूप हैं। कौन कौन से हैं? तो अ का आ, ह्रस्व ई का दीर्घ ई, ह्रस्व उ का दीर्घ उ। स्वर री हमें भाषा के माध्यम से प्राप्त है, संस्कृत से आगत है, अतः री का जो दीर्घ रूप है वह भी हमें क्या है? वह भी हमें भाषा के ही माध्यम से प्राप्त है। यानी शब्दों के रूप में ही दीर्घ री प्राप्त होती है, व्याकरणिक नियम से हमको वह प्राप्त नहीं होती है। व्याकरणिक रूप से हमको क्या होता है? वह प्राप्त नहीं होता है। और दीर्घ स्वर का निर्माण कैसे होता है? तो दीर्घ स्वर का निर्माण हम लोग जब दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि दीर्घ स्वर का निर्माण सजाती स्वर के मिलने से होता है। सजाती स्वर क्या होते हैं? कि जब समान स्वर को मिला करके उच्चारण काल को लंबा कर लिया जाता है, तब दीर्घ स्वर संधि की क्रिया होती है। दीर्घ स्वर संधि की क्रिया कब होती है? कि जब समान स्वर को मिला करके उच्चारण काल को लंबा कर लिया जाता है, तो दीर्घ स्वर संधि की क्रिया होती है। अतः सजाती स्वर या सजाती स्वर क्या होते हैं? यानी सेम साउंड, यानी जो जिन ध्वनियों से समान रूप से ध्वनि निकलती है उन्हें सजाती स्वर कहते हैं। जैसे अ का सजाती क्या हो गया? अ हो गया। अ और अ का मेल होगा तो क्या बनेगा? आ बनेगा। उसी प्रकार अ का मेल आ से होगा, यह दोनों सजाते हैं तो क्या बनेगा? आ बनेगा। उसी प्रकार आ का मेल अ से होगा तो क्या बनेगा? तब भी आ बनेगा। और आ का मेल आ से होगा तो कौन सी ध्वनि उत्पन्न होगी? तब भी आ ध्वनि होगी। और यही आ ध्वनि कौन सी है? यही आ ध्वनि दीर्घ स्वर संधि के द्वारा बनती है। दीर्घ स्वर संधि के द्वारा बनती है। दीर्घ स्वर संधि के द्वारा कौन सी ध्वनि बनती है? दीर्घ आ नहीं, माने दीर्घ स्वर संधि के द्वारा कौन सी ध्वनि बनेगी? आ बनेगी। इसी प्रकार दीर्घ स्वर संधि के द्वारा दीर्घ ई की ध्वनि बनेगी, और इसी प्रकार दीर्घ स्वर संधि के द्वारा दीर्घ उ की ध्वनि बनेगी। इसी प्रकार भाषा के ही माध्यम से, व्याकरणिक नियम से नहीं, भाषा के माध्यम से दीर्घ ई की ध्वनि हमको प्राप्त है। दीर्घ ई की ध्वनि भी हमको प्राप्त है। तो शब्दों के माध्यम से हमें दीर्घ स्वर संधि के द्वारा क्या प्राप्त होता है? दीर्घ ई भी प्राप्त होता है। तो प्रायोजित स्वर में पहला स्वर कौन सा होता है? दीर्घ स्वर होता है। दीर्घ स्वर क्या होता है? तो उच्चारण के दृष्टिकोण से दीर्घ का अर्थ लंबा होता है, बड़ा नहीं। दीर्घ स्वर का उच्चारण काल लंबा होता है, क्योंकि हिंदी में उत्पत्ति के अनुसार मूल स्वर 3 होते हैं, अतः इनके 3 दीर्घ रूप हैं, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ।
स्वर री हमें भाषा के माध्यम से प्राप्त है, संस्कृत से आगत है, अतः दीर्घ ई का रूप भी हमें भाषा के ही माध्यम से प्राप्त है, व्याकरणिक नियम से प्राप्त नहीं है। सजातीय स्वर क्या होते हैं कि जब समान स्वर को मिला करके उच्चारण काल लंबा कर लिया जाता है तो हमें सजातीय स्वर प्राप्त होते हैं। जैसे अ और अ के मेल से आ ध्वनि मिलेगी, अ अथवा आ के मेल से भी आ ध्वनि मिलेगी, आ अथवा आ और अ के मेल से आ की ध्वनि आएगी, उसी प्रकार आ और आ की मेल से भी आ की ध्वनि आएगी। इसी प्रकार से आ, ई, उ और री भी क्या होता है, यह दीर्घ स्वर संधि के द्वारा दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात अ, ई, उ और री दीर्घ स्वर संधि के द्वारा दीर्घ रूप में अपने परिवर्तित हो जाते हैं, यानी दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन दीर्घ ई जो होता है वह हमें भाषा के माध्यम से प्राप्त होता है, व्याकरण के माध्यम से प्राप्त नहीं होता है। इसलिए दीर्घ ई की गणना स्वर के रूप में नहीं किया जाता है। मूल स्वर के रूप में दीर्घ ई की गणना नहीं की जाती है। आ, ई और उ को उ को दीर्घाक्षर भी उ को दीर्घाक्षर भी कहा जाता है। उ को दीर्घाक्षर भी कहा जाता है। क्यों दीर्घाक्षर भी कहा जाता है? क्योंकि इनका मेल दीर्घ स्वर संधि के द्वारा होता है। इनका मेल क्या होता है, इनकी उत्पत्ति क्या होती है, वह दीर्घ स्वर संधि के द्वारा होती है। उ को दीर्घाक्षर भी कहा जाता है क्योंकि इनकी उत्पत्ति दीर्घ स्वर संधि के कारण होती है। ई उ को दीर्घाक्षर भी कहा जाता है क्योंकि इनकी उत्पत्ति दीर्घ स्वर संधि के कारण होती है। ई उ को दीर्घ स्वर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अ, ई, उ के दीर्घ रूप होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। इन्हें दो मात्रिक कहा जाता है क्योंकि मात्रा गणना करते समय आ, ई और उ को दो मात्रा के रूप में गणना किया जाता है। तो उत्पत्ति की हमने देखा कि मूल स्वर अ, ई, उ की उत्पत्ति हमारे नाद से जो अ ध्वनि निकलती है उसके कारण होता है। आ, ई और उ की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? तो आ, ई, उ की उत्पत्ति दीर्घ स्वर संधि के द्वारा समान वर्ण यानी सजातीय वर्ण मिलने के कारण होती है। तो आ, ई को क्या कहा जाता है? दीर्घाक्षर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीर्घाक्षर भी कहा जाता है। तो आइए हम लोग डायग्राम के द्वारा फिर इसको भी देख लेते हैं। तो ई का दीर्घ रूप हो गया, यह ई का दीर्घ रूप और यह उ का दीर्घ रूप हो गया। क्या हो गया? यह आ, ई और उ, अ, ई, उ का क्या हो गया? दीर्घ रूप हो गया। इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि यह अ, ई, उ के दीर्घ रूप होते हैं। इन्हें
इन्हें सजातीय स्वर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह सेम साउंड वाले ध्वनि से उत्पन्न होते हैं। इन्हें सजातीय स्वर भी कहा जाता है। इन्हें मात्रा वृद्धि स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि मूल स्वर एक मात्रिक होते हैं और इनकी मात्रा बढ़ करके दो मात्रा हो जाती है, इसलिए इन्हें मात्रा वृद्धि भी स्वर कहते हैं। और इन्हें दीर्घाक्षर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन स्वरों का जो ये स्वर जो होते हैं वह दीर्घाक्षर, इन स्वरों को दीर्घाक्षर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन स्वरों की उत्पत्ति जो होती है वह दीर्घ स्वर संधि के द्वारा होती है, इसीलिए इन्हें दीर्घाक्षर कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर ह्रस्व व दीर्घ स्वर में कोई अंतर नहीं होता है। उत्पत्ति के आधार पर आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि उत्पत्ति के आधार पर ह्रस्व व दीर्घ स्वर में कोई अंतर नहीं होता है। कि अंतर क्या होता है? कि केवल उनके उच्चारण काल का अंतर होता है। अन्य स्वरों की उत्पत्ति में इन्हें समान रूप से व्यवहृत किया जाता है। यानी उत्पत्ति के आधार पर ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में कोई अंतर नहीं होता है। अंतर कहाँ होता है? अंतर केवल इनके उच्चारण काल में होता है। आता है जब अन्य स्वरों की उत्पत्ति होती है तो इन्हें समान रूप से व्यवहृत किया जाता है, अर्थात ह्रस्व और दीर्घ को समान रूप से ही माना जाता है। तो हम लोग स्वर की उत्पत्ति देख रहे हैं। स्वर की उत्पत्ति के संदर्भ में हमने देखा कि कुछ स्वर मूल होते हैं। वह मूल स्वर उत्पत्ति की दृष्टि से कौन कौन से हैं? तो वह अ है, ई है और उ है। मूल स्वर के बाद अ, ई और उ है। चूंकि संधि की क्रिया संस्कृत के शब्दों में अत्यधिक प्रयोग होती है, अतः बिना संस्कृत के मूल स्वर री के यह क्रिया नहीं पूरी हो सकती है। इसलिए संस्कृत के मूल स्वर री को मूल रूप में ही हम लोगों ने उसको ग्रहण कर लिया है। उसके बाद प्रायोजित स्वर आते हैं। प्रायोजित स्वर में 3 स्वर हमको और मिल जाते हैं। कौन कौन से हैं? तो अ का दीर्घ रूप आ, ई का दीर्घ रूप दीर्घ ई और उ का दीर्घ रूप दीर्घ उ मिल जाता है। चूंकि दीर्घ ई का प्रयोग हिंदी के शब्दों में या हिंदी में जो संस्कृत के शब्द व्यवहृत हैं उनमें बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए दीर्घ री को हिंदी में स्वीकृत नहीं किया जाता है। हिंदी में स्वीकृत नहीं किया जाता है। तो हमारे पास इस प्रकार कितने स्वर हो गए? अ, ई, उ, संस्कृत का री, उसके बाद ई, आ और उ, इस प्रकार 4 और 3 7 स्वर हमारे पास उत्पन्न हो गए। अब आइए हम लोग अगले स्वर की उत्पत्ति के विषय में देखते हैं। तो हिंदी व्याकरण में ए तथा ओ को गुण स्वर कहा जाता है। ए तथा ओ को गुण स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ए ध्वनि जो होती है वह कैसे मिलकर बनी होती है? तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि ए ध्वनि कैसे मिलकर बनी होती है। तो यहां पर ई ध्वनि है। ई क्या है? यह क्या है? ई को जब दीर्घ काल के लिए उच्चारण करते हैं तो दीर्घ ई की उत्पत्ति होती है। आ क्या है? अ को जब दीर्घ काल तक उच्चारण करते हैं तो आ की ध्वनि उत्पन्न होती है। उसी प्रकार दीर्घ उ क्या होता है कि जब उ की ध्वनि को दीर्घ काल तक उच्चारित करते हैं तो दीर्घ उ की उत्पत्ति होती है। लेकिन अन्य ध्वनियों की उत्पत्ति में या अन्य स्वरों की उत्पत्ति में दीर्घ स्वर को और उनके मूल स्वर को दीर्घ स्वर को क्या कहा जाता है? समान रूप से व्यवहृत किया जाता है। तो यहां से ई की ध्वनि या दीर्घ ई की ध्वनि दोनों चलती है। और यहां से अ अथवा आ की ध्वनि जब चलती है तो दोनों मिलकर के कौन सी ध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो दोनों मिलकर के कौन सी ध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो दोनों मिलकर के एक ही ध्वनि उत्पन्न कर देते हैं। दोनों मिलकर कौन सी ध्वनि उत्पन्न करते हैं? दोनों मिलकर के एक ही ध्वनि उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार यहां पर अ अथवा आ और यहां से उ अथवा
दीर्घ ऊ, यह दोनों जब यहाँ से चलते हैं तो यह लोग मिलकर के क्या उत्पन्न करते हैं, यह लोग मिलकर के ओ ध्वनि को उत्पन्न करते हैं, ये लोग मिलकर के ओ ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। हिंदी व्याकरण में ए तथा ओ को गुण स्वर कहा जाता है, क्योंकि ए में कौन सी ध्वनि है, अ धन ई या आ धन ई, यानी अ अथवा आ के साथ ई अथवा ई का जब मेल होता है तो कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ए की ध्वनि उत्पन्न होती है। कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ए की ध्वनि उत्पन्न होती है। अ कहां से उच्चरित होता है, तो अ कंठ से उच्चरित होता है। ई कहां से उच्चरित होता है, तो ई ताल से उच्चरित होता है। अर्थात व्याकरण में पहली बार होता है, यहां पर क्या है कि समान ध्वनि मिलती है तो उसका दीर्घ काल का उच्चारण दीर्घ रूप आता है। लेकिन यहाँ पर क्या होती है कि पहली बार दोनों विपरीत ध्वनियां एक दूसरे से मिल जाते हैं। क्या होते हैं कि दोनों विपरीत ध्वनियां मिल जाती हैं, अर्थात स्वरों का गुण बदल जाता है, इसीलिए इन दोनों स्वरों को गुण स्वर कहा जाता है। हम लोग जानते हैं कि ए में अधनी अर्थात कंठ और तालु का गुण है, जबकि ओ में उ धनु, ओ किससे मिलकर बना है, उ धनु से मिलकर बना है। उ का उच्चारण काल कंठ है और उ का उच्चारण काल ओष्ठ है। तो ओ में क्या हो गया कि कंठ और ओष्ठ का गुण आ गया। इसी प्रकार से जब अ री से मिलकर बनता है, अ ध्वनि किससे मिलकर बनता है, री से। अ ध्वनि री से मिलता है। अ ध्वनि क्योंकि अ ही मूल ध्वनि है, तो अ जब मिलता है री से तो यह किस रूप में आ जाता है, यह अर् के रूप में आ जाता है। किस रूप में आ जाता है, यह अर् के रूप में जहां आ जाता है। तो इसीलिए ए को, ओ को और अर् को क्या कहा जाता है, इन लोगों को गुण स्वर संधि के द्वारा उत्पन्न होने के कारण इन्हें गुण स्वर कहा जाता है। गुण स्वर में दो भिन्न स्वरों के मेल से क्या होता है, गुण स्वर में क्या होता है, अ ई, या दो भिन्न स्वर हैं, इनके मेल से एक तीसरा भिन्न ध्वनि उत्पन्न हो जा रहा है। इसी प्रकार अ और उ के मेल से, भिन्न स्वर के मेल से एक तीसरी ध्वनि उत्पन्न हो जा रही है। उसी प्रकार अ और री के मेल से एक तीसरी ध्वनि अर उत्पन्न हो जा रही है। अर्थात गुण स्वर गुण में क्या होता है कि भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चरित होने वाले स्वरों के मिलन से उन दोनों स्वरों के सामूहिक गुण वाला स्वर उत्पन्न होता है, इसीलिए इसे गुण स्वर संधि कहते हैं। इन्हें गुण स्वर संधि को और क्या कहते हैं, इन्हें विजातीय स्वर भी कहा जाता है। इन्हें और क्या कह लेते हैं, विजातीय स्वर कहते हैं, क्योंकि इन स्वरों का उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न होता है, इसलिए इन्हें विजातीय स्वर भी कहते हैं। इन्हें और क्या कह लेते हैं, विजातीय स्वर भी कहते हैं। इन्हें गुणाक्षर कहा जाता है। इन्हें गुणाक्षर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों ध्वनियों का जो निर्माण का, इन दोनों ध्वनियों की जो उत्पत्ति होती है वह गुण स्वर संधि के नियमों के अनुसार होती है, इसीलिए इन्हें गुणाक्षर भी कहा जाता है। इन्हें गुणाक्षर भी कहा जाता है। फिर तीसरी होती है कि वृद्धि स्वर होते हैं। वृद्धि से तात्पर्य होता है बढ़ना। वृद्धि से क्या तात्पर्य होता है, तो वृद्धि से तात्पर्य होता है बढ़ना। वृद्धि से क्या तात्पर्य होता है, तो वृद्धि से हमारा तात्पर्य होता है बढ़ना। वृद्धि स्वर में क्या होती है, वृद्धि स्वर में स्वर की वृद्धि होती है। जैसे यहाँ पर ए है, ये और जब यहाँ से अ जाता है, अ और ए मिलकर के किस रूप में हो जाते हैं, तो अ और ए मिलकर के अ रूप में हो जाते हैं। उसी प्रकार मध्यवर्ती जो अ होता है, यह अ और यह ओ, यह दोनों मिलकर के किस रूप में हो जाते हैं, तो यह दोनों मिलकर के और रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। किस रूप में हो जाते हैं, और रूप में मिल जाते हैं। अर्थात एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है। एक मात्रा की वृद्धि होने के कारण इन्हें वृद्धि स्वर कहते हैं। इन्हें कौन सा स्वर कहते हैं, इन्हें वृद्धि स्वर कहते हैं। इन्हें वृद्धि अक्षर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन स्वरों का जो निर्माण होता है वह वृद्धि स्वर संधि के द्वारा होता है, इसीलिए इन्हें वृद्धि अक्षर भी कहा जाता है। तो फिर एक प्रश्न उठता है कि दीर्घ व वृद्धि स्वर में क्या अंतर है,
तो दीर्घ स्वर में और वृद्ध स्वर में क्या अंतर होता है? तो दीर्घ स्वर में मात्रा की वृद्धि होती है, जबकि वृद्ध स्वर में स्वर की वृद्धि हो जाती है। वृद्ध स्वर में स्वर की वृद्धि कैसे हो जाती है? तो यहाँ पर क्या है कि अ धन ए, यह मिलकर के क्या हो गए? यह अ हो गए। अ तो अपने रूप में रहेगा, अ को हम किस रूप में जोड़ लेते हैं? इनको मूल रूप में तोड़ना, अ धन उ बराबर अ, अर्थात यहाँ पर एक मात्रा की वृद्धि हो गई। अभी तक क्या होता था? अभी तक केवल दो स्वर मिलकर के, अभी तक क्या होता था? अभी तक केवल दो स्वर मिलकर के एक तीसरी ध्वनि बनाते थे, लेकिन यहाँ पर तीन स्वर मिल गए, अर्थात एक स्वर की वृद्धि हो गई, इसीलिए इन्हें वृद्धि स्वर कहा जाता है। उसी प्रकार अ धन ओ बराबर औ, अ धन ओ बराबर औ होता है। इसी प्रकार अ धन ओ को हम लिख सकते हैं अ धन उ, अर्थात मूल रूप में जब तोड़ेंगे तो औ होगा। अर्थात यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि तीन स्वर हो गए, अर्थात एक स्वर की वृद्धि हो गई, इसीलिए इन्हें वृद्धि स्वर कहते हैं। तो हम लोग स्वर की उत्पत्ति के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। तो क्योंकि यह विषय एकदम नया है, यह बिंदु एकदम नया है, तो आप सबको भी समझने में थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं कि स्वर की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हमारे नाद में अ ध्वनि होता है, अ ध्वनि को महाध्वनि कहा जाता है। जब अ ध्वनि हमारे नाद से निकलती हुई सामने की तरफ जाती है, तो मध्य में अगर यह ध्वनि सीधे सामने की तरफ जाती है तो यह ध्वनि अ के रूप में ही रहती है। यहाँ से आप लोग देखते हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर चूंकि इसका उच्चारण लंबे समय तक होता है तो आ होता है, यहाँ से यह ध्वनि देखिए अ के रूप में ही जाती है, जिससे अ तथा औ का उच्चारण होता है या उत्पत्ति होती है। यह ध्वनि जब अग्रगामी होती है या ऊपर की तरफ जाती है तो इकार के रूप में उच्चारित होती है, और यही ध्वनि जब नीचे की ओर जाती है या पश्चगामी होती है तो उकार के रूप में उच्चारित होता है। तो इस प्रकार हमारे नाद से अ ध्वनि उच्चारित होती है, और यह मूल रूप से तीन ध्वनियों में विभक्त हो जाती है, अ, ई और उ। अ, ई तथा उ को मूल स्वर कहते हैं, इन्हें लघु स्वर कहते हैं, इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, और इन्हें एक मात्रिक स्वर कहते हैं। तो अ, ई, उ को मूल स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन स्वरों की उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से मूल रूप से होता है। इनकी उत्पत्ति में किसी अन्य ध्वनि की कोई आवश्यकता, कोई अन्य मदद नहीं लिया जाता है, इसलिए ये ध्वनि मूल रूप से उत्पन्न होते हैं। यह केवल वातावरण के प्रभाव से केवल इनके ध्वनियों में अंतर होता है, इसलिए क्या कहे जाते हैं? ये मूल स्वर कहे जाते हैं। लघु स्वर इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि इन स्वरों की उत्पत्ति का लघु स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इन स्वरों का उच्चारण काल छोटा होता है, अतः इन्हें लघु स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर क्यों कहा जाता है? ह्रस्व स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन स्वरों की मात्रा छोटी होती है, इसलिए इन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। एक मात्रिक स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि मात्रा गणना करते समय इन स्वरों की एक मात्रा ली जाती है, इसलिए इन्हें एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। तो तीन हमारे नाद से अ ध्वनि निकला, वो अग्र होने पर ई के रूप में, मध्य में रहने पर अ के रूप में, और पश्चगामी होने के कारण उ के रूप में उत्पन्न हुआ। क्योंकि संधि नियम संस्कृत के शब्दों का होता है, इसलिए संस्कृत की जो मूल ध्वनि है री, उसको हम लोग आगत स्वर के रूप में ग्रहण कर लिए हैं। उसका हिंदी की ध्वनि उत्पत्ति से कोई संबंध नहीं है। अब यही ध्वनि अ जो है वह अगर दीर्घ काल तक के लिए यानी लंबे काल के लिए उच्चारित होती है तो वह आ रूप में उच्चारित होती है। ई जो है वह लंबे काल के लिए उच्चारित होता है तो दीर्घ ई के रूप में उच्चारित होती है, और ऊ अगर दीर्घ काल के लिए उच्चारित होता है तो दीर्घ ऊ के रूप में उच्चारित होता है। दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ को दीर्घ स्वर कहते हैं, सजातीय स्वर कहते हैं, मात्रा वृद्धि स्वर कहते हैं, और दीर्घाक्षर कहते हैं। इन्हें दीर्घ स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि यह इन स्वरों का जो उच्चारण काल होता है
वह मूल स्वरों की अपेक्षा लंबा होता है, दीर्घ होता है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। सजाती स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्वर जो होते हैं वह अपने सजाती स्वरों के मेल से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें स्वजाती स्वर कहते हैं। सजाती का मतलब होता है कि सेम साउंड करने वाले स्वर। इन्हें मात्रा वृद्धि स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर अ है, इसकी एक मात्रा और बढ़ जाती है, आ हो जाता है। ई है, इसकी एक मात्रा बढ़ जाती है, दीर्घ ई हो जाती है। ऊ होता है, इसकी एक मात्रा और बढ़ जाती है, दीर्घ ऊ हो जाता है, इसलिए इन्हें मात्रा वृद्धि स्वर कहते हैं। दीर्घाक्षर क्यों कहते हैं? क्योंकि इन स्वरों का जो उत्पत्ति होता है, इन स्वरों का जो निर्माण होता है वह दीर्घ स्वर संधि के नियमों के अनुसार होता है, इसलिए इन्हें दीर्घाक्षर कहते हैं। अब हम लोग यहां पर आ गए। अब यहां पर देखिए दीर्घ ई है, आ है, दीर्घ ऊ है। अब हम लोग देखें कि मध्य में जो स्वर चल रहा है वह क्या है? वह अ है। अ यहाँ पर अ है, अ अथवा अ मिले और यहाँ ई अथवा मिले तो यह क्या होता है? वह ए के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार अ अथवा आम और उ अथवा उ मिले, यह दोनों मिल करके किस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं? ओ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार अ के साथ, क्योंकि अ मूल स्वर है, अ मूल नाद है, इसलिए अ अगर री के साथ मिलता है तो यह किस रूप में आ जाता है? आर के रूप में आ जाता है। तो ए और ओ को गुण स्वर कहा जाता है। ए तथा ओ को गुण स्वर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ए तथा ओ को गुण स्वर कहा जाता है। गुण स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहली बार ऐसा होता है, अभी तक क्या हुआ कि समान सजाती स्वर मिले, यानी सेम साउंड वाले स्वर मिले तो नए स्वर की उत्पत्ति हुई। पहली बार हुआ कि भिन्न भिन्न क्या हुआ कि पहली बार हुआ कि भिन्न भिन्न ध्वनि वाले वर्ण, भिन्न भिन्न ध्वनि वाले स्वर मिलते हैं और उससे एक तीसरी ध्वनि उत्पन्न हो जाती है, अर्थात स्वर का क्या होता है? गुण बदल जाता है। इसलिए इन स्वरों को गुण स्वर कहा जाता है। इन्हें विजातीय स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन स्वरों की जो उत्पत्ति होती है वह भिन्न भिन्न स्वरों के मिलने से भिन्न भिन्न स्वरों की उत्पत्ति होती है, इन्हें इसलिए विजातीय स्वर कहते हैं। और गुणाक्षर क्यों कहते हैं? क्योंकि इन स्वरों का निर्माण गुण स्वर संधि के द्वारा होता है, इसलिए इन्हें गुणाक्षर कहते हैं। अब यही अ ध्वनि अपने मध्य में जाती हुई रहती है, फिर ए से मिलती है और अ के रूप में आ जाती है। फिर यही अ ध्वनि अपने मध्य में जाती रहती है और ओ से मिलती है तो और ऊ के रूप में उत्पन्न हो जाती है। अ तथा ओ को वृद्धि स्वर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है कि एक और एक स्वर मिलकर के एक तीसरा स्वर बना रहे हैं, यानी दो स्वर मिलकर के तीसरे स्वर की उत्पत्ति कर रहे हैं, यानी दो ध्वनि मिलकर के तीसरी ध्वनि की उत्पत्ति कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तीन ध्वनि मिलकर के एक नई ध्वनि की उत्पत्ति कर रहे हैं, अर्थात एक ध्वनि की वृद्धि हो जाती है, इसलिए इन स्वरों को क्या कहा जाता है? वृद्धि स्वर कहा जाता है। तो आइए हम लोग संधि को समझ लेते हैं क्या होता है। संधि में क्या होता है कि सबसे पहले मूल ध्वनि आती है। यह मूल ध्वनि अ ई उ के रूप में आ जाती है, साथ में ही संस्कृत का स्वर री रहता है। जब यह समान स्वर से मिलता है, यानी अ ई उ री अपने समान स्वर से मिलता है तो आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ रूप के रूप में आ जाता है। यानी अ ई उ री जब अपने मूल रूप में रहता है तो यह स्वयं से अथवा अपने सजाती स्वर से मिलता है तो क्या होता है? यह अपने दीर्घ रूप में आ जाता है। यानी सजाती स्वर से अ, ई, उ और री अपने सजाती स्वर से मिलेगा। सजाती का मतलब हुआ कि सेम साउंड वाले स्वर से मिलेगा तो क्या होगा? वह अपने दीर्घ रूप में बदल जाएगा। जब वो अपने दीर्घ रूप में बदल जाएगा तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब यह तो अपने समान ध्वनि से मिल गया। अब पहली बार क्या हुआ कि स्वरों ने अपने गुण को बदल लिया। स्वरों ने क्या किया? अपने गुण को बदल लिया। अभी तक क्या था कि अपने समान स्वर से मिल रहे थे, अब क्या हुआ? अपने से विपरीत स्वर से मिलेंगे। क्या होंगे? अपने से विपरीत स्वर से मिलेंगे और दोनों स्वरों के गुण को बदल करके तीसरा स्वर बना देंगे। यानी अ अथवा आ, ई अथवा दीर्घ ई से मिलेगा तो ए बना लेगा। अ अथवा आ, ई अथवा ई से मिलेगा तो ए बना लेगा। उसी प्रकार अ अथवा आ, उ अथवा दीर्घ उ से मिलेगा तो ओ बना लेगा।
और अथवा आ री अथवा दीर्घ री से मिलेगा तो क्या बना लेगा, आर बना लेगा। यह किस स्वर संधि के द्वारा आएगा, तो यह गुण स्वर संधि के द्वारा आएगा। आगे बढ़ते हैं कि जब अ अथवा आ ए से मिलेगा तो अ बना लेगा, अ अथवा आ ए से मिलेगा तो अ बना लेगा। उसी प्रकार अ अथवा आ जब ओ से मिलेगा तो औ बना लेगा। यह किस स्वर संधि के द्वारा निर्मित होता है, तो यह वृद्ध स्वर संधि के द्वारा निर्मित होता है। तो इस प्रकार के हमने स्वर की उत्पत्ति में देखा कि मूल स्वर की उत्पत्ति कैसे हुई, दीर्घ स्वर संधि के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति कैसे हुई, गुण स्वर संधि के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति कैसे हुई, और वृद्ध स्वर संधि के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति कैसे हुई। आइए हम लोग स्वर की उत्पत्ति देख लेते हैं। यानी 3 स्वर की उत्पत्ति यहाँ हुई, 3 स्वर की उत्पत्ति यहाँ हुई, 6 स्वर, 2 स्वर यहाँ है, 6 2 8 और 2 स्वर यहाँ 10 और री संस्कृत का मूल स्वर है। यानी 11 स्वर की उत्पत्ति के विषय में हम लोग देख लिए हैं। आइए अब हम लोग व्यंजन की उत्पत्ति पर चर्चा करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग स्वरों की उत्पत्ति देख लिए। अब आइए व्यंजन की उत्पत्ति के विषय में देख लेते हैं। हम लोग स्वरों की उत्पत्ति के विषय में देख लिए। अब हम लोग व्यंजन की उत्पत्ति देख लेते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर व्यंजन वर्णों को 3 वर्गों में बांटा गया। उत्पत्ति के आधार पर व्यंजन वर्णों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है मूल व्यंजन, दूसरा है स्वरीय व्यंजन और तीसरा है विसर्गीय व्यंजन। और तीसरा कौन सा व्यंजन है, तो तीसरा है विसर्गीय व्यंजन। पहला है मूल व्यंजन, दूसरा है स्वरीय व्यंजन, तीसरा है विसर्गीय व्यंजन। किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय उस वर्ण के अनुसार ध्वनि व वायु की स्थिति अत्यंत आवश्यक होती है। वर्ण का उच्चारण करते समय पहले ध्वनि उत्पन्न होती है, तत्पश्चात वायु आती है। जैसे क के उच्चारण के लिए पहले क की ध्वनि उत्पन्न होती है और फिर जब क को महाप्राण महावायु अ का साथ मिलता है तो क्या वर्ण उच्चरित होता है। हमारे नाद में हम लोग जानते हैं कि केवल एक ही ध्वनि अ पाई जाती है। अतः अ जब स्वर तंत्री में बिना किसी को स्पर्श किए हुए बाहर निकलता है तो स्वर का उच्चारण सुनाई पड़ता है। यह ध्वनि अ स्वर कहलाती है। यह स्वर वायु भी कही जाती है। महाध्वनि व का उच्चारण करते समय संपूर्ण स्वर तंत्री में कहीं कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन अ को उच्चरित करते समय जब कंठ पर अवरोध होता है, जब कंठ पर अवरोध होता है तो स्फोटन की क्रिया होती है और क वर्ग के वर्णों का उच्चारण होता है। अर्थात अ को क में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या करना होता है, कंठ पर एक आघात सहन करना पड़ता है। हम जानते हैं कि स्थान विशेष के आधार पर, वस्तु विशेष के आधार पर और ध्वनि व धातु विशेष के आधार पर आघात होने पर भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। उसी प्रकार मानव मुख के स्वर तंत्र के स्थान विशेष पर अवरोध स्फोटन की क्रिया के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी कि हमारी स्वर तंत्री से
हमारी स्वर तंत्री से हमारे नाद में जो अ महाध्वनि होती है वह जब बाहर निकलती है तो वह बिना किसी को स्पर्श किए हुए निकलती है। क्या होती है कि वह बिना किसी को स्पर्श किए हुए निकलती है, अर्थात स्वर के उच्चारण में कहीं कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन यही महाप्राण ध्वनि, यही अ ध्वनि जब बाहर निकलती है तो जब हम कंठ पर अवरोध किए जाते हैं, कंठ पर अवरोध किया जाता है तो क्या होता है कि क वर्ग के वर्णों का उच्चारण संबंध होता है। यानी जब ध्वनि अ को कंठ पर अवरोध किया जाता है तो क, ख, ग, घ की ध्वनि उत्पन्न होती है। कंठ के कारण उत्पन्न होने के कारण इन ध्वनियों को क्या कहा जाता है? कंठ ध्वनि कहा जाता है। कंठ पर यहां पर कंठ पर आघात होने पर, कंठ पर आघात होने के कारण, कंठ पर आघात होने के कारण क, ख, ग, घ और न का उच्चारण होता है। हम लोग जानते हैं कि किसी स्थान विशेष की ध्वनि अलग होती है, किसी वस्तु विशेष की ध्वनि अलग होती है, या किसी धातु विशेष की ध्वनि अलग होती है। उसी प्रकार मानव मुख में जो हमारे स्वर तंत्री होते हैं उस पर भी भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे कंठ पर हम लोग जब अवरोध किया जाता है तो क वर्ग के वर्णों की उत्पत्ति होती है। जैसे हमारे नाक से कौन सी ध्वनि निकलती है? अ। जैसे अ, लेकिन क बोलने के लिए क्या होता है? अ, क, ख, ग, घ, यानी अ ध्वनि तो निकलती रहती है, लेकिन जब हम लोग कंठ पर आघात करते हैं तो कौन सी ध्वनि निकलती है? तो क वर्ग के वर्णों की ध्वनि निकलती है। अर्थात जब ध्वनि अ को कंठ पर अवरोध किया जाता है तो क, ख, ग, घ की ध्वनि उत्पन्न होती है। कंठ के कारण उत्पन्न होने के कारण, कंठ पर आघात होने के कारण उत्पन्न होने के कारण इन ध्वनियों को कंठ ध्वनि कहा जाता है। उसी प्रकार जब ध्वनि अ को तालु पर अवरोध किया जाता है, जब ध्वनि आ को जैसे आ, च, छ, आ, च, छ, ज, यानी जब ध्वनि य को तालु पर अवरोध किया जाता है तो च, छ, ज यहाँ की ध्वनि उत्पन्न होती है। ताल से उत्पन्न होने के कारण इन ध्वनियों को तालव्य ध्वनि कहा जाता है। हम लोग जब व्यंजन का उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण पढ़े थे तो इसके विषय में चर्चा किए थे। हम लोग यहाँ पर केवल उत्पत्ति के विषय में देख रहे हैं। इसी प्रकार जब ध्वनि य को मूर्धा पर अवरोध किया जाता है तो जैसे अ, ट, ठ, ड, ढ, ण, इस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। मूर्धा से उत्पन्न होने के कारण इन ध्वनियों को मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। उसी प्रकार जब ध्वनि अ को दंत पर अवरोध किया जाता है तो त, थ, द, ध की ध्वनि उत्पन्न होती है। दंत स्थान से उच्चारित होने के कारण इन ध्वनियों को दंत वर्ण के यहाँ कहा जाता है। जैसे अ, त, थ, द, ध, न, त, यानी अ बोलते समय हम लोग जब दंत पर अवरोध करते हैं तो त, थ, द की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार जब अ को ओष्ठ पर अवरोध किया जाता है तो प, फ, ब, भ, म की ध्वनि उत्पन्न होती है। ओष्ठ स्थान से उच्चारित होने के कारण इन ध्वनियों को क्या कहा जाता है? ओष्ठ कहा जाता है। जैसे अ, प, अ, फ, अ, भ, म, यानी कि हमारे नाद में अ ध्वनि उत्पन्न होती है। अ हमारे नाद में कौन सी ध्वनि रहती है? हमारे नाद में अ ध्वनि रहती है। हमारे नाद में कौन सी ध्वनि रहती है? अ ध्वनि रहती है। जब अ ध्वनि का कंठ पर आघात होता है तो क, ख, ग यानी क वर्ग के वर्णों का उच्चारण होता है। उसी प्रकार जब अ का तालु पर अवरोध होता है तो च, छ, ज, झ यहाँ का उच्चारण होता है। उसी प्रकार जब अ का मूर्धा पर अवरोध होता है तो ट, ठ, ड, ढ का उच्चारण होता है। उसी प्रकार जब अ ध्वनि का दंत पर अवरोध होता है तो त, थ, द, ध, न का अवरोध होता है। उसी प्रकार जब अ ध्वनि का ओष्ठ पर अवरोध होता है तो प, फ, ब, भ, म का प, फ, ब, भ, म की उत्पत्ति होती है। इन स्थानों से उत्पत्ति होने के कारण इन लोगों को
कंठ, ताल, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठवर्ण कहा जाता है। ये सभी वर्गीय व्यंजन, इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये सभी जो वर्गीय व्यंजन है, यानी क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, जिस प्रकार से स्वर की उत्पत्ति के समय अ हमारे नाद से निकलती है, लेकिन वह वातावरण के प्रभाव से वायुदाब के कारण अ ई उ में बदल जाती है। तो उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि व्यंजन की उत्पत्ति के समय हमारे मुख से केवल अ ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन कंठ पर आघात होने के कारण क ख ग घ ङ, ताल पर आघात होने के कारण च छ ज झ य, मूर्धा पर आघात होने के कारण ट ठ ड ढ ड़, दंत पर आघात होने के कारण त थ द ध न और ओष्ठ पर आघात होने के कारण प फ ब भ म की उत्पत्ति होती है। ये सभी वर्गीय व्यंजन स्वयं प्रकट होते हैं। इन 25 व्यंजनों को मूल व्यंजन कहा जाता है। इन्हें मूल व्यंजन कहा जाता है क्यों? क्योंकि यह मूल रूप से उत्पन्न होते हैं। इन्हें प्राकृतिक व्यंजन कहा जाता है क्यों? क्योंकि यह लोग प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हो रहे हैं। ये किसी के द्वारा मॉडिफाई नहीं है, किसी के द्वारा बनावटी व्यंजन नहीं है, ये नैसर्गिक रूप से स्वतः उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए इन्हें नैसर्गिक व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हें नैसर्गिक व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हें नैसर्गिक व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए इन्हें नैसर्गिक व्यंजन कहा जाता है। यानी मूल व्यंजन कितने हो गए? उत्पत्ति के आधार पर मूल व्यंजन कितने हो गए? तो मूल व्यंजन 25 हो गए। उत्पत्ति के आधार पर मूल व्यंजन कितने हो गए? तो 25 हो गए। आइए हम लोग अब स्वरीय व्यंजन के विषय में देख लेते हैं। स्वरीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर यह व र और ल को, उत्पत्ति के आधार पर यह व र ल को स्वरीय व्यंजन कहा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर यह व र ल को, यह व र ल को स्वरीय व्यंजन कहा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर यह व र ल मूल व्यंजन नहीं है। उत्पत्ति के आधार पर यह व र मूल व्यंजन नहीं है। ये क्या है? इन्हें स्वरीय व्यंजन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हें स्वरीय व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इन व्यंजन वर्णों की उत्पत्ति स्वर के माध्यम से, इन व्यंजन वर्णों की उत्पत्ति स्वर के माध्यम से
होती है। उत्पत्ति के आधार पर यह व रैल मूल व्यंजन नहीं है, बल्कि इन व्यंजनों की उत्पत्ति स्वर वर्ण की सहायता से होती है। स्वर की सहायता से उत्पन्न होने के कारण इन व्यंजनों को स्वरीय व्यंजन कहा जाता है। यह परिवर्तन क्यों होता है? यह परिवर्तन स्वर संधि के यण संधि के द्वारा होता है। यानी व्यंजन वर्णों की उत्पत्ति कैसे होती है? तो व्यंजन वर्णों की उत्पत्ति यण संधि के द्वारा होती है। यह परिवर्तन स्वर संधि में यह परिवर्तन स्वर संधि में यण संधि के नियमानुसार होता है। यण संधि की विधा से उत्पन्न होने के कारण इन वर्णों को क्या कहा जाता है? यणाक्षर कहा जाता है। जैसे इसको देख लेते हैं, स्वरीय व्यंजन कौन कौन से हैं? तो स्वरीय व्यंजन कौन कौन से हैं? तो स्वरीय व्यंजन है य, व, र और ल। तो इन व्यंजनों की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो इन व्यंजनों की उत्पत्ति स्वर की सहायता से हुई है, इसलिए इन्हें स्वरीय व्यंजन कहते हैं। जैसे अ की उत्पत्ति कैसे हुई है? जैसे इति धन आदि, इति धन आदि। हम इनका जब संधि करते हैं, तो यह क्या हो जाता है? इत्यादि। देखिए, न तो यहां ती के पास कहीं यह है, न तो आदि के पास कहीं यहां पर है, न तो ती के में माने इत में कहीं यह है और न ही आदि में कहीं यह है। इति व आदि में कहीं भी यह नहीं है, लेकिन यण संधि के द्वारा हम लोग देखते हैं कि अ का आगमन हो गया है, अ आ गया है, ठीक है, आगम नहीं हुआ, सॉरी, आदेश हो गया है, यानी यहाँ पर अ आ गया है, इसलिए यहाँ दोनों स्वर हैं, यहाँ ई है, यहाँ आ है, तो क्या हुआ? यहाँ अ आ गया है, इसलिए क्या हो गया? यहाँ पर अ की उत्पत्ति हो गई है। इसी प्रकार सु धन आगत बराबर क्या होता है? स्वागत। यह कैसे होता है? हम लोग जब स्वर संधि पढ़ेंगे, उसमें यण संधि पढ़ेंगे, तो हम लोग इसको देख लेंगे। यहाँ पर देखिए, न तो कहीं सु में वह है, न ही कहीं आगत में वह है, लेकिन सु और आगत जब मिलते हैं तो स्वागत बन जाता है, अर्थात अ आ गया है। यानी अ की उत्पत्ति और वह की उत्पत्ति कैसे हुई? यण संधि के द्वारा हो गई, यानी स्वर से क्या हुआ? स्वर से व्यंजन की उत्पत्ति हो गई। उसी प्रकार से र में क्या हुआ? एक शब्द है मातृधन आदेश। मातृधन आदेश यह बन जाता है मात्रादेश। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि यहां पर भी कहीं र नहीं है, यहाँ री है, र नहीं है, यह री है और यहाँ आ है। यह दोनों मिल करके यहाँ पर मात्रा त्रय में, यहाँ में तय में र का आगमन हो गया है। तो हम लोग देखते हैं कि दोनों स्वर के मिलने से र स्वर की उत्पत्ति हो गई। उसी प्रकार से ल जो होता है, यह कब बनता है? तो जब री और भिन्न स्वर आते हैं, तो री और भिन्न स्वर आते हैं तो क्या होता है कि ल की उत्पत्ति होती है। तो क्या होती है? ल की उत्पत्ति होती है, लेकिन री एक वैदिक वर्ण है, इसका हिंदी में
किसी भी शब्द में इसका कोई उपयोग नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका कोई भी उदाहरण संभव नहीं है। तो उत्पत्ति के आधार पर यह वह रल क्या है, यह स्वरीय व्यंजन कहे जाते हैं। इस बार फिर से देख लेते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर यह वह रल मूल व्यंजन नहीं है, बल्कि इन व्यंजनों की उत्पत्ति स्वर वर्ण की सहायता से होता है। स्वर की सहायता से उत्पन्न होने के कारण इन व्यंजनों को स्वरीय व्यंजन कहा जाता है। यह परिवर्तन क्यों होता है? तो यह परिवर्तन स्वर संधि में यण संधि के नियम के अनुसार होता है। यण संधि की विधा से उत्पन्न होने के कारण इन वर्णों को यणाक्षर भी कहा जाता है। हमने 3-4 उदाहरण देख लिए हैं। जब यण स्वर संधि पढ़ेंगे तो इसकी हम लोग चर्चा कर लेंगे। आइए हम लोग अब व्यंजन की उत्पत्ति देख लेते हैं। तो विसर्गीय व्यंजन यानी स्वरीय व्यंजन कितने हो गए? तो स्वरीय व्यंजन 4 हो गए। यह वर्गीकरण जो है यह उच्चारण के स्थान आधार पर नहीं है, बल्कि किस आधार पर है? यह उत्पत्ति के आधार पर है। किस आधार पर है? तो यह उत्पत्ति के आधार पर है। तीसरा है विसर्गीय व्यंजन। तीसरा क्या है? तीसरा है विसर्गीय व्यंजन। उत्पत्ति के आधार पर श, स, श और है मूल व्यंजन नहीं है, बल्कि इन व्यंजनों की उत्पत्ति विसर्ग की सहायता से हुआ है। इन चारों व्यंजन वर्णों की उत्पत्ति विसर्ग के परिवर्तन से हुआ है, अतः विसर्गीय व्यंजन कहे जाते हैं। विसर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? तो विसर्ग की उत्पत्ति भी महाध्वनि ऐसे ही हुई है। यह सभी परिवर्तन संधि में विसर्ग संधि के नियमानुसार होते हैं। विसर्ग संधि की विधा से उत्पन्न होने के कारण इन व्यंजन वर्णों को विसर्गीय व्यंजन कहते हैं। विसर्गीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो श, श और है। इन चारों व्यंजन वर्णों की उत्पत्ति किससे होती है? तो इनकी उत्पत्ति होती है विसर्ग से। किससे होती है उत्पत्ति? तो विसर्ग से। और विसर्ग की उत्पत्ति कैसे होती है? तो विसर्ग की उत्पत्ति ऐसे होती है, ऐसे विसर्ग की उत्पत्ति होती है। तो इन वर्ण विसर्ग से उत्पत्ति होने के कारण इन व्यंजन वर्णों को विसर्गीय व्यंजन कहा जाता है। विसर्ग से इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? तो जैसे विसर्ग का मेल जब च अथवा छ से होता है तो स बन जाता है। विसर्ग का मेल जब च अथवा छ से होता है तो श बन जाता है। विसर्ग का मेल च अथवा छ से होता है तो विसर्ग बन जाता है। जैसे निधन च बराबर क्या हो गया? निश्चय। यहां पर विसर्ग है और यहां पर च है। यहां पर स कहीं नहीं है, लेकिन जब संधि द्वारा इन दोनों का मेल होता है तो स की उत्पत्ति हो जाती है। उसी प्रकार विसर्ग के साथ जब ट क या पैम का मेल होता है तो स की उत्पत्ति होती है। जैसे कह दन ट बराबर क्या हो गया? कष्ट। बाकी की उदाहरण हम लोग जब विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसको विस्तृत रूप से देख लेंगे। इसी प्रकार एक शब्द है वाह धन पे बराबर क्या हो गया? वाष्प। वाह धन पे बराबर क्या हो गया? वाष्प। वाह धन पे बराबर क्या हो गया? वाह। उसी प्रकार विसर्ग के साथ जब त अथवा थ का मेल होता है तो कौन सी ध्वनि बनती है? तो स ध्वनि बनती है। कौन सी ध्वनि बनती है? स ध्वनि बनती है। कौन सी ध्वनि बनती है? तो स ध्वनि बनती है। जैसे नमः धन्ते बराबर क्या हो गया? नमस्ते। यानी नमः और ते में
कहीं भी स नहीं है, लेकिन जब विसर्ग के साथ त का या थ का मेल होता है तो कौन सा ध्वनि आ जाता है? तो वहां स ध्वनि आ जाती है। उसी प्रकार विसर्ग के साथ जब विसर्ग का मेल होता है, हालांकि यह ध्वनि तो कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है? है ध्वनि होती है। यानी जब विसर्ग का द्वितीय रूप मिलता है तो कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन वर्तमान समय में हिंदी और संस्कृत में इस प्रकार के किसी शब्द का कोई भी प्रयोग नहीं है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि सभी मूल स्वरों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है और सभी मूल व्यंजनों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। यह वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर किए गए वर्गीकरण से भिन्न है। आज की कक्षा थोड़ी टेक्निकल है और आप सभी के लिए एक नए प्रकार से है, तो आप सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को आप लोग 2-3 बार देखेंगे। अगर कोई त्रुटि रह गई हो, कोई कमी रह गई हो, तो आप लोग हमको कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित करिए, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा में समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।